हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी की हुई है पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं 60,244 पोस्ट के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स jobrasta.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हुई है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं तो कैसे आप अपलोड करेंगे, ओटीपी या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है तो आपको कब तक वेट करना है, कैसे ओटीपी या रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, कास्ट या मूल निवास कब का होना चाहिए और नाम आपको कैसे लिखना है फॉर्म में, इसके बारे में हम बात करेंगे। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आराम से फॉर्म को चेक कीजिए कोई भी, और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसमें एडिट अभी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इस साइड में देखिए 5 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है अप्लाई ऑनलाइन का, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। दूसरा है ओटीपी एक्टिवेशन का। अब सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि देखिए ओटीपी अगर आपके पास नहीं आ रहा है सर्वर की वजह से, तो आप लेट नाइट ट्राई कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर सकते हैं। और फिर भी मान लीजिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद ओटीपी नहीं आया तो आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करते रहना है। अब जरूर नहीं आप इस पोर्टल को ओपन करके रखें, आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। जब भी ओटीपी आती है आपको फ्रेंड्स उसे एक्टिवेट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो FAQ है उसमें कहा गया है कि ओटीपी जो है वो वेरीफाई आपको करनी है, जो कि मेल आईडी और SMS पर आती है। और ओटीपी एक्सपायरी टाइम क्या है, तो ओटीपी इज वैलिड टिल द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स जब तक आपका ये फॉर्म चलेगा तब तक वो ओटीपी आपकी वैलिड रहेगी। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बार बार ओटीपी मंगवानी है। आपके पास जब भी ओटीपी आती है, चाहे 1 घंटे में आए, चाहे 2 घंटे में आए, चाहे 8 घंटे में आए, जब भी ओटीपी आपके पास आती है तो आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक मिलता है ओटीपी एक्टिवेशन का। तो आप इस ओटीपी एक्टिवेशन वाले लिंक पर जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपके पास जो भी ओटीपी आई है वो ओटीपी और ये कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, तो जब भी आपके पास ओटीपी आएगा आपकी मेल आईडी पर या आपके मोबाइल पर SMS के जरिए, जो ओटीपी यहाँ पर आप एंटर करेंगे उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो देखिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। आप कैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन हैं। पहला है मोबाइल नंबर, तो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। SSC का रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। SSC का रोल नंबर मतलब आपके फ्रेंड्स जो 10th का रोल नंबर है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा वो आपको देना है, और एक कैप्चा कोड देना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। इसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 2 स्टेप है जो कि बेसिक स्टेप है। और उसके बाद आप जब अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे तो आप नॉर्मली लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि ओटीपी अगर नहीं आ रहा है तो आपको कैसे वेट करना है, और जब भी ओटीपी आता है तो आप ओटीपी को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी यहाँ पर कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में ओटीपी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो 16 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं और 18 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अब जो पेमेंट है वो फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर अगर कट गया है, अगर पेमेंट आपका यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए देखिए FAQ में भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट बट नॉट सक्सीड, व्हाट शुड आई डू। पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है पर वो सक्सेसफुल वेरीफाई नहीं हुआ है, अब आपको क्या करना है, तो आपसे कहा गया है कि आपको 24 आवर्स कम से कम वेट करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको पेमेंट स्टेज पर जाना है, अपने स्टेटस को चेक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया होगा, अदरवाइज यू नीड टू मेक पेमेंट अगेन इफ फेल्ड। अगर पेमेंट फेल हो गया है स्टेटस में तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी पेमेंट फेल होता है वो आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से सेंड कर दिया जाता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कैन आई एडिट माई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपसे कहा गया है नहीं, आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। डीओबी कैटेगरी में कोई एंटर अगर कोई गलती हो गई है तो वो भी आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर यहाँ पर होना चाहिए कि आप कोई भी गलती यहाँ पर करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपका एडिट है वो बटन काम नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में कर दिया है तो आप क्या रजिस्टर कर सकते हैं दोबारा से? तो आपसे कहा गया है नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं और आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो फ्रेंड्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए ध्यान से यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करें। अब अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पर है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो फर्स्ट नेम आपको देना है, उसके बाद आपको आपका लास्ट नेम देना है और उसके बाद आपको आपका यहाँ पर फुल नेम देना होगा। फुल नेम में आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। अब हो सकता है आपका नाम जो है तीन आपका यहाँ पर जो है मिडिल नेम भी हो, तो मिडिल नेम अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो देखिए या तो आप फर्स्ट नेम में जो भी आपका मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है आपका जो मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर दीजिए। फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और उसके अलावा लास्ट नेम में एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद है डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, आपके फादर का नाम, आपका मदर का नाम, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है, मेल आईडी क्या है वो आपको देना ज़रूरी है। अब देखिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी और साथ में जो ओटीपी जाएगी वो इन पर ही जाती है। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर आप देना चाहे दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, पर आपके पास है तो आप जानकारी प्रोवाइड जरूर कीजिए। अब अगर देखिए उत्तर प्रदेश के आप निवासी नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट क्या करेंगे? अदर स्टेट कैंडिडेट करेंगे कि यूपी के आप निवासी नहीं है, आप सिंपली नो करेंगे और आपका जो भी स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कैटेगरी में ऑटोमेटिक जनरल रहेगा और बाकी नॉर्मल फॉर्म आपका यहाँ पर रहता है। तो जनरल अदर स्टेट कैंडिडेट को कुछ भी यहाँ पर नहीं करना, पर अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यस करेंगे ही। अब देखिए अगर आप यूपी में निवासी हैं और आप यहाँ पर इन जो कैटेगरीज है इससे बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स पूछता है कि आप लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। नो का मतलब क्या है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सिर्फ यहाँ पर जनरल ही होगी, क्योंकि आप इनमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी का लाभ नहीं लेना चाहते। पर अगर आप यहाँ पर SC, ST, OBC, EWS, DFF, EXM इन कैटेगरी से आते हैं तो आप यस जरूर करेंगे। और यस करने के बाद अब आपका आता है यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप यूपी के निवासी होने चाहिए, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो जारी करने वाला प्राधिकारी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब फ्रेंड्स आपका मूल निवास अपने पास रखिए, सामने रखिए, और उसमें फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं या फिर नीचे आपका जो सील लगा होता है जिस भी अधिकारी का, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का है, तहसीलदार का है, वो आपको देखना है। अगर आपके मूल निवास में हिंदी में है तो आप हिंदी में फ्रेंड्स इनको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। गूगल पर जाइए, इसको लिख दीजिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन हिंदी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM इन हिंदी। तो फ्रेंड्स आप उसे यहाँ पर हिंदी में जब आप लिखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर शो कर जाएगा कि आपका कौन सा यहाँ पर जो है अधिकारी है जिसने ये जारी किया है। इसके बाद मूल निवास की जारी होने की तिथि क्या है वो आपको देना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका नया भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड्स पुराना भी हो सकता है, क्योंकि मूल निवास से रिलेटेड कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दी है। ऐसे ही जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मिल जाता है। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है कैटेगरी ऑप्शन। तो जनरल, SC, ST, OBC, EWS जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे SC है तो SC सेलेक्ट कीजिए, OBC है, ST है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर EWS है तो EWS सेलेक्ट कीजिए। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है। जैसा मैंने कहा सर्टिफिकेट पर जाइए, उस पर सील या मोहर लगी होती है और ऊपर भी लिखा होता है सबसे स्टार्टिंग में ही कि किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो आप उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका जो श्रेणी है वो कब आपका जारी हुआ है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर देना है, कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर देना है। अब देखिए ये मैंडेटरी नहीं है। EWS कैंडिडेट की अगर फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट है उसमें कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पर कास्ट सर्टिफिकेट पर आप जाते हैं तो उसमें फ्रेंड्स एप्लीकेशन नंबर भी आपका लिखा होता है और आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी लिखा होता है। तो दोनों ही संख्या आपके फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होती है लेफ्ट हैंड साइड में,
ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही आपके यहाँ पर होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी संख्या लिखी है दोनों में वो आप दे सकते हैं। बाकी अगर आप इसको नहीं भी देते हैं एप्लीकेशन नंबर को तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कैटेगरी, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र संख्या जो भी आपका लिखा हो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब आती है बात कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो नोटिफिकेशन है उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, और मैंने फ्रेंड्स इससे रिलेटेड वीडियो पहले भी प्रोवाइड किया था जिसमें हमने बात की थी इसके डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट कब के आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको देखिए कहा गया है उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं उनके पास जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत अगर वो आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आपका फ्रेंड्स जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास ये होना चाहिए, और लास्ट डेट से पहले ही आपके पास जारी होना चाहिए, लास्ट डेट के बाद का इशू नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता सेनानी है, एक्स सर्विसमैन है, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अब देखिए बात करते हैं ओबीसी की जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है। इनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है और ये स्टेट के ही चलेंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं चलेंगे। इसमें जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ओबीसी के लिए कही गई है, पर एससी एसटी के लिए भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं कही गई है। तो आपका अगर ये पुराना भी है तो भी आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं एससी एसटी का, पर ओबीसी के मामले में ये आपको जो दिनांक दी गई है इसके बीच में ही होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी आपके यहाँ पर लेटेस्ट सेशन का होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मेट रहता है अप्लाई करने का। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप डीएफएफ है ये नहीं है, या आपके पास जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा आपने की है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का नाम, आपके मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपका रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर, सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर। आप देखिए सर्टिफिकेट नंबर भी दे सकते हैं या आप अपना मार्कशीट सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे ही 10+2 में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर देखिए डीओसीसी या एनएलटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास है, 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में काम करने का, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो अपनी जानकारी यहाँ पर यस या नो में दे सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट यहाँ से कर लेंगे। अब ये फ्रेंड्स फर्स्ट पेज है, इसको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद ओटीपी आती है। अब जैसा मैंने कहा ओटीपी नहीं आई है तो आपको वेट करना है। ओटीपी एक्टिवेशन का जो लिंक है वो फ्रेंड्स आपको देखिए ओटीपी एक्टिवेशन में यहाँ पर दिया गया है, तो आप ओटीपी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं जब भी आपके पास ओटीपी आती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं लास्ट में कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपसे कहा गया है आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर पे करना है। आपसे कहा गया है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपके भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। तो अगर आप फ्रेंड्स पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं, उस कंडीशन में फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आपका मान लीजिए पेमेंट यहाँ पर लंबित है, वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना होगा, उसके बाद ही आप दोबारा से ट्राई करेंगे। इसके लिए आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन पर आने के बाद इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है या यूपीआई का आपको ऑप्शन मिलता है। अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप नेट बैंकिंग का यूज़र अगर आप हैं तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई यूज़र है तो यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 से 50 KB में, सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 20 KB में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे आपको आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, आपका 10+2 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर अपलोड होगा। अब यहाँ पर आपसे ऊपर कहा गया है डिजी लॉकर के माध्यम से आप प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। अभी जो लिंक है वो अपलोड करने का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो अभी वेट कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आप प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउज पर क्लिक करके आपकी जो स्कैन फाइल है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चाहें खुद भी अपलोड कर सकते हैं स्कैन करने के बाद, आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन होते हैं, पर अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो डिजी लॉकर का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। साइज वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर लें और साइज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया होगा और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अपना प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।